अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिज़नेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 को उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स, हमारे जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स हैं अभी तक हमने फ्री कॉन्सेंट को डिस्कस कर लिया है कि किन किन चीज़ों से आपकी फ्री कॉन्सेंट डैमेज होती है। ठीक है, तो उसमें हमने कोर्जन को डिटेल में पढ़ा है, हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ा है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड देन मिस्टेक को हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, ये 5 चीज़ें जिनकी वजह से आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। कुछ में ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपसे कॉन्सेंट ली जाती है, कुछ में आपको इन्फ्लुएंस करके, कुछ में आपको झूठी इन्फॉर्मेशन जानबूझकर देकर आप उस झूठी इन्फॉर्मेशन की बेस पर फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार इन्फॉर्मेशन तो गलत होती है लेकिन वो इंटेंशनली गलत नहीं बताई जाती, वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। कई बार गलती की वजह से भी मिस्टेक जिसे हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है चीज़ों का, तो उसका भी हम कह सकते हैं कि मिस्टेक से भी आपकी कॉन्सेंट डैमेज होती है। अच्छा, अभी हम जी आगे चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनको एक्सप्रेसली वॉइड करार दिया है। मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनको मैं वॉइड समझता हूँ, वॉइड एब इनिशियो समझता हूँ, तो भाई आपने ये वाले एग्रीमेंट्स नहीं करने। ठीक है जी, तो वो देखते हैं कौन से एग्रीमेंट्स हैं, अभी सारा पता चल जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा गला मेरा ख़राब है आज, तो शायद आवाज़ का इशू हो हल्का फुल्का। अच्छा, ये भाई कुछ एग्रीमेंट्स हैं आपके जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हैं। इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो पहले आप ना इनको इकट्ठा एक जगह पे लिख लें, चाहे पेज के ऊपर ही कहीं टॉप पे लिख लें या कहीं बुक वो जो कॉपी वगैरह है उसके अंदर रजिस्टर में लिखना है उधर लिख लें, लेकिन ये इकट्ठे करके लिख लें। मतलब है कि इधर देखा ना बीच बीच में एग्जांपल्स हैं, फिर वो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज अ स्टूडेंट, फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए इसको ना इकट्ठा करके लिख लें। मतलब अगर मैं कुछ यहाँ पे लिख दूँ कि एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जिनको एक्सप्रेस कर दिया गया, लिखकर बोल दिया गया, बता दिया गया कि भाई ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, ये आपने नहीं करने। तो उनमें अगर हम लिख लें तो दी अनसर्टन एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स अनसर्टन हो वो नहीं करने आपने। ठीक है, जिसमें हमें पता है ना फ्री ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, तो जिसमें तो ऑफर ही अनसर्टन होगी आपकी, उसमें फिर आपने क्या एग्रीमेंट करना है, या इसमें कंसिडरेशन वगैरह अनसर्टन है, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करने। देन इलीगल, गैर कानूनी एग्रीमेंट्स, क्योंकि इनकी इन्फोर्सेबिलिटी कोई नहीं है तो इनको भाई नहीं करना इलीगल एग्रीमेंट्स को। ठीक है, फिर वो आगे आपको बता रहा है जी इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स, उड़ के दिखाओ मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, ऐसी हरकतें नहीं करनी। वैसे मुझे पता है आप उड़ भी सकते हो कोई चीज़ यूज़ करके, लेकिन नहीं। फिर आ गया जी एग्रीमेंट विद इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट का आपको पता ही है, मतलब है कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो दैट इज़ वॉइड, अनसाउंड माइंड के साथ कर रहे हो दैट इज़ वॉइड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ कर रहे हो दैट इज़ वॉइड। ठीक है भाई। अच्छा, देन वो कह रहा है कि जी हाँ, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखिए अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारे नहीं यहाँ पे बता रहा होगा, वो कुछ बता रहा होगा, इसलिए मैं आपको एक पहले लिखा रहा हूँ कि कुछ हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो भी वॉइड ही हैं, तो उधर से लिख के यहाँ पे कंप्लीट एक लिस्ट बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए ये लिखना आपका लाजमी है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये भी आपको पता है कि वॉइड होते हैं विद 4 एक्सेप्शंस, 4 एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर आपका आगे आ जाएगा जी वेजरिंग एग्रीमेंट, जुआ किसी का ना हुआ। वेजरिंग का अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो ये वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, ये 2 वजह से वॉइड है। एक तो अनसर्टन है, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कि क्या रिजल्ट है इसका, कि करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और सेकंड आपका क्या है कि इलीगल भी है पाकिस्तान के अंदर, तो ये 2 वजह से वॉइड हो जाता है।
अच्छा, फिर हम आगे चले तो जी हमने कहा कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड या प्रोफेशन कोई काम करने से रोकना वो वॉइड है, हर किसी का हक है काम करना, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आपको शादी से आपके अब्बा जी नहीं रोक सकते अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो। फिर आ गया जी आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये पढ़ लेते हैं। लीगल प्रोसीडिंग से मुराद है कि भाई मैं दोनों पार्टीज आपस में कहती है कि हम एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे अगर कोई भी मसला हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, तो भाई फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट तो था ही इन्फोर्सिबिलिटी का, ठीक है। फिर आ गया जी आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। हमें पता है पेरेंटल राइट्स के रिस्ट्रेंट में एग्रीमेंट वॉइड होता है। क्यों होता है वॉइड भला? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। वालदैन के हकूक़ जो बुनियादी हकूक़ हैं बच्चों के हवाले से, उनको आप सल्ब कहते हैं, सिल्ब नहीं कर सकते, ठीक है। और एक है जी आपका मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मैरिज ख़रीदना। ये भी क्या है भाई, पैसे दे के किसी को कहना जी उधर से डिवोर्स लो मेरे से शादी करो, जब मेरे से डिवोर्स ले लो उधर शादी कर लो, ठीक है। ये क्या है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अच्छा, ये कोई 10 लिख दिए गए हैं, ये आपको भाई पता होना चाहिए कि ये तमाम एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तमाम एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि सर जी तुहानू समझ आए या ना आए, ये सारे एग्रीमेंट की ने वॉइड ने, ठीक है। समझ ऑब्वियसली आनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना आपको समझ आए, लेकिन फिर भी उसने आपको कह दिया कि भाई ये इसको मैं समझता हूँ ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है जी। चलें फिर वन बाय वन चलते हैं, बुक के हिसाब से चलें तो सबसे पहले रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाला वो बताने लगा ये, ठीक है। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की अगर बात की जाए, वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर। ये बात इसमें रेलिवेंट है। माइनर के अलावा, माइनर की मैरिज को रिस्ट्रेंट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि दूसरा लॉ भी तो यही कह रहा है ना, ये वाली चीज़ भी तो यही कह रही थी, एग्रीमेंट विद इनकॉम्पिटेंट इज वॉइड। तो अगर आप माइनर के साथ शादी जो हो रही थी या माइनर की शादी को ना रोकते, अगर उसको ना रोकते, यहाँ से एक और भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, अगर आप माइनर की शादी को ना रोकते, ये हो लेने देते ये वाला एग्रीमेंट, तो भाई ये वाला फिर जो शिक थी कानून की ये डिफीट हो जानी थी। हमने पढ़ा था एक जगह पे कि अगर आपका एग्रीमेंट कुछ इस तरह का है कि उसकी वजह से किसी और लॉ की प्रोविजंस डिफीट हो रही हैं, कोई और लॉ शिकस्त खा रहा है, तो फिर वो एग्रीमेंट आपका ये वाला वॉइड हो। जैसे हमने कहा था ऑक्शन के केस में एक बंदा बैंकरप्ट हो गया, अब कानून ये है कि बैंकरप्ट बंदा खुद नीलामी में जा सकता, वो खुद नहीं गया, उसने अपना एजेंट भेज दिया, एजेंट ने उसी की चीज़ खरीदी है उस बंदे के नाम पे। वो कहते हैं ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स थी ये वॉइड एब इनिशियो है, ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि इस मकसद इसने मार दिया भाई, फिर वो उसको सज़ा देने का पर्पज़ क्या हुआ जब उसने दूसरे हाथ से वही गेम कर ली है। तो यहाँ पर अगर ये मैरिज हो जाती तो फिर ये जो माइनर इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये वाली प्रोविजन डिफीट हो जानी थी। इसलिए उन्होंने इधर इसको रखा है कि भाई आप माइनर की मैरिज को रिस्ट्रेंट कर सकते हैं, ठीक है, अदर देन माइनर आप नहीं कर सकते। आइए बात समझ। Then this is because the law regards marriage and married status as the right of every individual। कहते हैं क्योंकि कानून समझे हर बंदे का हक है शादी करना। सही है जी, कानून कुछ भी समझ सकता है, तो इसलिए भाई आप किसी को उसके शादी के शरई और जायज़ हक से, कानूनी हक से नहीं रोक सकते। बुशरा प्रोमिसेस विद आज़म फॉर गुड कंसिडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी सलमान। अच्छा, अभी उसने कहा कि वो नहीं सलमान से शादी करेगी, तो ये क्या सही है? ये भाई गलत है। आप जो है इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को शादी से नहीं रोक सकते। आगे बात सुन, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पे आ जाए जी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अच्छा, किसी को भी किसी प्रोफेशन से, ऑब्वियसली लीगल प्रोफेशन से
जायज़ प्रोफेशन या कारोबार से नहीं रोका जा सकता, उसका हक है कि वो जो कारोबार करना है चाहता है कर सकता है, लेकिन 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 कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, सही है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, इसकी एक्सेप्शंस भाई मौजूद हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। पहले पढ़े ज़रा, उसने कहा जी बेसिक रूल, बुनियादी इसका क्या रूल है जी, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वर्ड, ये उस एक्सटेंट तक, मतलब है कि उस हवाले से, उस सेक्शन के हवाले से, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है लंबा चौड़ा है, उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें से एक लाइन ये वाली डाली हुई है कि यार आपने कारोबार भी नहीं करना अब, तो बाकी सारा भी वैलिड रहेगा अगर वो वैलिड हुआ तो, ठीक है, अगर वो इस तरह का ना हो वैलिड रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ टू दैट एक्सटेंट, मतलब ये सिर्फ अपनी हद तक क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता। उसने कहा अजहर एंड मजहर कैरिड ऑन बिजनेस इन अ सर्टेन लोकेलिटी इन कराची, अजहर प्रॉमिस टू स्टॉप बिजनेस इन दैट लोकेलिटी इफ मजहर पेड हिम 1000। अजहर ने कहा यार मैं कोई इधर काम नहीं करूँगा अगर तुम मुझे 1000 रुपया दो, ठीक है, तो भाई चाहे अगला बंदा आपको रोक रहा हो काम से या आप रुकना चाह रहे हो अगले बंदे से पैसे लेके, दोनों केसेस में क्या है, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो। अजहर स्टॉप्ड हिज बिजनेस बट मजहर डिड नॉट पे हिम, अब अजहर साहब ने अपना काम खत्म कर रोक दिया, मजहर ने पैसे नहीं दिए, अजहर चला गया अदालत के अंदर, तो अदालत ने जा क्या कहा भाई, एनी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन इज वॉइड एब इनिशियो, तुमने क्यों किया ये घटिया किस्म का एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये अब उससे पैसे नहीं निकलवा सकता, इसलिए बेहतर था कि ना ही करता। आगे भाई बात समझ, इसकी ना अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसकी भाई क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस एक्सेप्शंस इस लॉ के मतलब है कि तीन केसेस ऐसे हैं जहां पर आप अगले बंदे को काम से रोक भी सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको लॉजिकल भी वो लगेंगे कि यार हाँ इधर तो रोक सकते हो। तो कानून हमें पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्योंकि काफ़ी हद तक ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, तो उन्होंने फिर उसको भी ज़रा जेहन में रखते हुए तीन एक्सेप्शंस दे। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि इन तीन चीज़ों के ऊपर ये वाला कायदा, ये वाला रूल नहीं अप्लाई होता। इन तीन सिचुएशन में आप बंदे को रोक सकते हो प्रोफेशन से। कौन सा? सबसे पहली है जी सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, फिर आ गया जी एग्जिस्टिंग और आउटगोइंग पार्टनर। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है तो आपके जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको आप रोक सकते हो कोई भी और सेम काम करने से। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्सटाइल की एओपी है, पार्टनरशिप है, आप उन्हें कह सकते हो कि यार किसी और टेक्सटाइल में नहीं तुम काम कर सकते। देखो रिस्ट्रेंट तो कर रहे हो आप, लेकिन सिनेरियो भी समझना है, लॉजिकल है ना, ठीक है। और फिर है जी एम्प्लॉयज़, उसको हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। आमतौर पे आउटगोइंग को नहीं रोका जा सकता होता, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रोका जा सकता है कि किसी और जगह पे काम नहीं करना। एम्प्लॉय की मर्ज़ी है, अगर उसको यहाँ से सही पे मिल रही है तो वो ना करे किसी जगह पे, अगर वो कहता नहीं मैंने तो करना है तो छोड़ के चला जाए भाई, ठीक है। बात अब ज़रा समझिए बुनियादी रूल क्या है कि किसी को भी प्रोफेशन से काम से रोकने का एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो, उसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, फारिग है वो, ठीक है। क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। लेकिन भाई तीन एक्सेप्शन है। सबसे पहली एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। अगर एक बिजनेस है वो अपना नाम किसी और को सेल कर देता है, नाम, ब्रांड, गुडविल का मतलब है नाम या ब्रांड आप कह सकते हैं, तो भाई अगर उसने अपनी गुडविल जिसकी वजह से वो चलता था वो ही किसी और बंदे को सेल कर दी है, तो अगला बंदा उसे कह सकता है ना कि यार अब तुमने इस नाम से कारोबार नहीं करना, कह सकता है। भाई उसने गुडविल खरीद ली है, गुडविल एसेट है, उसने पैसे देकर एसेट खरीदा है, आपका नाम खरीदा है। अब अगर आप कहे कि यार नहीं तुम तो न्यू बंदे हो, तुम तो करो, मैं भी उसी नाम से करता रहूँगा, कानून कहता नहीं नहीं काका, एडा भी शुगल नहीं है, फिर वो मकसद फोत हो गया ना उसका, उस गरीब ने क्यों आपका नाम लिया। आप मिसाल लें कि आप गए लेट से बट कढ़ाई की एग्जांपल ही मैं अक्सर देता हूँ, तो वही कर लेते हैं, या कोई भी और ले लें। आप चलें फॉर एग्जांपल KFC पे गए, आजकल हालात उनके बाइकआउट चल रहा है माशाल्लाह तगड़ा, तो आप गए जी उनके पास, आपने कहा कि अब आप लोगों के हालात तो सही है नहीं, तो ये ना फ्रेंचाइज मुझे सेल कर दो ठीक है। आपने उनका पूरा सिस्टम देखा और जितने भी उनके इक्विपमेंट हैं, PP है, जो जो चीज़ें हैं, आपने उन सब का हिसाब लगाया,
एक फ्रेंचाइज का, मिसाल के तौर पे वो बनी जी 3 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए के एसेट्स बने। आप गए, आपने कहा यार ये लो 3 करोड़ रुपया और ये मुझे दे दो। वो कहेगा सर 3 करोड़ मतलब क्यों, हम क्यों 3 करोड़ में दे? आपने यार 3 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। वो कहेगा भाई ये सामान की वजह से नहीं लोग हमसे खरीदते, हमारे नाम की वजह से लोग खरीदते। ठीक है, और आजकल हमारे नाम की वजह से नहीं खरीद रहे लेकिन यार मतलब कि हमारे नाम की वजह से, KFC हमारा नाम है, ये ब्रांड है, असल में तो इसकी वैल्यू है। अगर आपने खरीदना है हमारा बिजनेस, आप हमें 10 करोड़ रुपया दें मिसाल के तौर पे। आपने कहा यार 10 करोड़ रुपया किस चीज़ का, 3 करोड़ कैसे? उसने कहा ऊपर वाला जो 7 करोड़ है ना, 7 करोड़ 70 मिलियन रुपीज़, दैट इज़ फॉर द गुडविल। वो तो गुडविल के हैं। और हमारी जो है ये जो आउटलेट चलती है, हमारी फ्रेंचाइज या ब्रांच जो चल रही है, हमारा रेस्टोरेंट जो चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गुडविल की वजह से, हमारे नाम की वजह से चलता है। हमारे अदरवाइज़ क्या है हमारे पास, बात आ रही है समझ? नाम की वजह से चलता है। वो नाम के 7 करोड़ रुपये ले रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ये लो भाई 10 करोड़ रुपया, अब ये नाम दे दो मुझे। अब अगर वो कहे कि यार अच्छा मैं भी चलाता रहूँ इसको इसी नाम के साथ, तो आप चलाने देंगे? लॉजिकली और कॉमन सेंस की बात है, आप कहेंगे भाई जान 7 करोड़ रुपया मैंने तुम्हें दिया है, मैं तुम्हें क्यों चलाने दूंगा? तो आप उसको नहीं चलाने दोगे। इसका मतलब है वहाँ पर एक एग्रीमेंट होगा, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट होगा कि KFC कैन नॉट कंटिन्यू विद द नेम ऑफ KFC, नहीं मतलब फला फला बंदे, उन बंदों का नाम लिख के, दीज बंदे विल नॉट कंटिन्यू their business in the food chain, in the food restaurant in the name of KFC। ठीक है, KFC के नेम पे ये लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अगर ये सेल ऑफ गुडविल ना होती तो हमने कहना था यार ये तो गलत है, आप किसी को किस तरह रोक सकते हो काम से, लेकिन अब कानून कहता है भाई जान रोक सकते हो। ठीक है, आप उसको रोक सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, रीज़नेबल लिमिट लगानी है। मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में नहीं आप कर सकते। ठीक है, आपने एक रीज़नेबल टाइम की हद तक उसके ऊपर लगाना है कि भाई ताक क़यामत नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। अगर वो करना है तो फिर वो आप उसको पहले बताएं, वो आपसे हो सकता है और पैसे मांग ले कि यार अच्छा मैंने कभी भी नहीं करना तो फिर मुझे और ज़्यादा पैसे दो। अगर वो भी वो मान गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन रीज़नेबल प्लेस होनी चाहिए कि इस रीज़नेबल एरिया की हद तक आप नहीं कर सकते, रीज़नेबल लिमिट होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब चलो इससे हटके कोई लोकल एग्जांपल, वो बट कढ़ाई वाली आ जाए। बट कढ़ाई यदि लाहौर में मशहूर है मेनली, बाकी मतलब बाकी लोगों को पता तो है लेकिन उधर है नहीं ओरिजिनल, दूसरे सिटीज़ में। अच्छा, अब आप गए, आपने कहा भट्ट साहब ये ज़रा बेचते हैं हमें कितने की? आपका यार ये कोई 30-35 लाख का फर्नीचर और ये वो सारी चीज़ें इक्विपमेंट वगैरह, ये लें 50 लाख रुपये आपको देते हैं, यशी करें। उसने कहा नहीं नहीं काका 5 करोड़ रुपया दो मुझे, क्योंकि वो 4.5 लाख मैं गुडविल का अपना मांग रहा हूँ, 4.5 करोड़ रुपया वो मैं मांग रहा हूँ आपसे गुडविल का। अच्छा चलें, आपने एग्री किया, आपने उसे अब कहा कि भट्ट साहब अब आपने जो है ट्रेड नहीं करनी इस नाम के साथ, क्यों? वरना मकसद फोत हो गया, मैंने आपसे नाम परचेज कर लिया, मैं ही करूँगा ना सिर्फ इस नाम के साथ। ठीक है, अब अगर आप उसे कहेंगे पूरे पाकिस्तान में आपने कहीं नहीं करना, तो कानून कहता है ये ज़्यादती है रीज़नेबल हद तक। वो उसकी लाहौर में थी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यार लाहौर में क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा नाम था वो अब हम यूज़ करें, लाहौर में आप नहीं कर सकते, आप किसी और सिटी में करना चाहते हैं करें, वो अपने सिरे से शुरू से स्टार्ट करेगा। बात आ रही है समझ? रीज़नेबल, और टाइम भी एक रखना है, वो भी रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। 5 साल तक नहीं कर सकते, 3 साल तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको कानून कहता है फिर मैं वैलिड समझूंगा। इसका मतलब एक्सेप्शन तो है, लेकिन एक्सेप्शन भी जो है वो कुछ आपकी कंडीशंस के साथ लगती है, ओपन एक्सेप्शन नहीं दी गई आपको। पढ़े ज़रा, वो कहता है कि दी सेल ऑफ गुडविल, वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस मे एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। ठीक है, लोकल स्पेसिफाइड लिमिट्स एक बता रही है भाई, इस एरिया तक नहीं हम करेंगे, सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन डिराइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरिड ऑन अ बिजनेस लाइक देयर इन। तब कब तक भाई? जब तक कि वो बंदा जिसने गुडविल खरीदी है वो उस नाम से बिजनेस कर रहा है। रीजनेबल एक टाइम दे दिया ना आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगले जिस मैंने ख़रीदा था भट्ट से, तो मैं भी भट्ट कढ़ाई छोड़ दूं, मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं करना तू ही नहीं है, तो ये मतलब इलॉजिकल सी बातें हैं ना, इस तरह अलाउड नहीं है। अगर मैंने छोड़ दिया है फिर वो जाहिर है वो बंदा कर सकता है अगर वो उसी नाम से दोबारा करना चाहे तो, लेकिन जब तक मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली तब तक तो वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो गुडविल के मैंने पैसे दिए हुए हैं। बात आ गई समझ? स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये लिमिट क्या होगी? ये देखें,
ये रीज़नेबल होनी चाहिए, उन्होंने इस हवाले से नीचे लिखा है, हाउ एवर सच लिमिट्स मस्ट अपीयर टू द कोर्ट रीजनेबल रिगार्ड बिंग हैड द नेचर ऑफ द बिजनेस के नेचर के हवाले से अदालत को ये रीज़नेबल लगनी चाहिए कि हाँ यार इतने की लिमिट ठीक है, ये जो एरिया इसने किया ये अदालत को रीज़नेबल लगना चाहिए। अब मिसाल लेते हैं, बट के लिए तो हमने कहा ये लाहौर में नहीं कर सकता। अब चलें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। पंजाब कॉलेजेस जो हैं आई बिलीव पूरे पंजाब में ही हैं, मेरे ख्याल में सिंध वगैरह में तो नहीं है क्योंकि नाम ही उनका पंजाब कॉलेज है। अच्छा, अब वो है नहीं पूरे पंजाब के अंदर। अब आप गए जी, आप मियाँ आमिर के पास गए, आपने कहा जी मुझे ना ये नेम सेल कर दो और आपने आज के बाद इस नाम के साथ कारोबार नहीं करना जब तक मैं कर रहा हूँ। कानून ने कहा ठीक है भाई कर सकते हैं। तो आपने कहा जी कितने का बेचोगे, लेट से उसने कहा जी 50 करोड़ रुपया दें और ले लें। ठीक है, आपने 50 करोड़ रुपया दिया, आपने ले लिया। अब आपने उसे कहा कि आपने पूरे पाकिस्तान में इस नाम से नहीं करना। यहाँ पे उसने भी पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या वो किसी को ले आएगा अपने साथ बंदे को जिसने पढ़ा हुआ है, वो आके आपको बताएगा कि भाईजान देखो पंजाब कॉलेजेस चलते थे सिर्फ पंजाब के अंदर। ठीक है, इनका नाम था सिर्फ पंजाब के अंदर, इनका नाम से ही पता लग रहा है कि पंजाब के कॉलेज हैं। ठीक है, तो वो आपने परचेज़ कर लिया है, आप पंजाब के अंदर करें काम, लेकिन आप ऐसे तो ना करें कि हम सिंध में भी नहीं कर सकते, हम बलूचिस्तान में भी नहीं कर सकते, GB AJ के KPK में भी नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादती है, ये रीज़नेबल नहीं है। हम अदालत में चले जाएंगे, अदालत ने फ़ौरन फैसला कर देना कि अनरीज़नेबल आपने लिमिट। तो भाई आपने ना नेचर ऑफ बिज़नेस सिचुएशन को समझते हुए, कई बार इस तरह की नेचर ऑफ बिज़नेस होगी कि आपको हो सकता है आउट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की पूरी भी आप लिमिट लगा दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर सुजुकी पाकिस्तान अगर आप खरीदने चले जाते हैं तो भाई सुजुकी पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में उसकी फंक्शनिंग है, तो आप वो पूरे पाकिस्तान से उसको रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन कई बार होगा कि सिर्फ एक दुकान की आते है कि आपने छोटी सी दुकान खरीदी है 5 लाख रुपए की एक गली के कोने में, तो उस गरीब को तो आप सिटी तक नहीं रोक सकते कि पूरा लाहौर में नहीं तूने करना, उसे कहेंगे यार बस इस मोहल्ले में नहीं करना। ठीक है, तो आपने नेचर ऑफ बिजनेस के हवाले से सोच के फिर रीजनेबल देखना है। अच्छा एग्जाम्पल है, अदील सेल्स हिज बेकरी टू बदर विद गुडविल ऑफ 1 लाख एंड एग्रीज नॉट टू ओपन अ बेकरी एनीवेयर इन पाकिस्तान। जाती है ना यार, 1 लाख रुपए की बेकरी छोटी सी कोई उसने बेची है, मैक्सिमम लिमिट ये लगा देंगे यार इस मोहल्ले में नहीं करना, इस विसिनिटी में नहीं करना, इस नेबरहुड में नहीं करना। ठीक है, या चलो अगर शहर छोटा है तो कह रहे हैं सिटी में नहीं करना, आपने पूरे का पूरा पाकिस्तान उठा के उसके ऊपर लगा दिया। दी एग्रीमेंट इज अनरीजनेबल। ठीक है, एंड सो वॉइड। एग्जाम्पल 49, सलमान सेल्स हिज बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब वो कॉपी जो होती है ज्वेलरी, A कॉपी B कॉपी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कहते हैं। ठीक है, सलमान सेल्स हिज बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन मुल्तान टू दाऊद एंड प्रोमिसेस दैट फॉर 2 ईयर्स 2 साल तक ही विल नॉट डील इन इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान। उसने कहा भाई 2 साल तक मैं मुल्तान में कोई काम नहीं करूँगा। तो रीज़नेबल है यार, ठीक है, सही है कि कम टाइम में उस हद तक किया हुआ है। अच्छा भाई आगे बात समझ, दूसरा पॉइंट आ गया। आप यहाँ पे लिख लें नीचे, एक अपनी बुलेट बनाएं। ठीक है, बुलेट बनाएं, वहाँ पे लिखें एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ सिमिलर बिजनेस, इन रिस्ट्रेंट ऑफ सिमिलर बिजनेस। ये हम जब लोग थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, हम जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, तो रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर चैप्टर 12 जो है उसके अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को दोबारा भी देखेंगे। उसने कहा कि अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर लें कि भाईजान जब तक हम पार्टनर हैं, या जब आप छोड़ के भी चले जाओगे, आउटगोइंग का मतलब छोड़ के भी चले जाओगे, तो इतने टाइम तक कोई टाइम लिमिट बताई जा सकती है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपके कस्टमर्स की लिस्ट हो, उसके बाद आपके सप्लायर्स की लिस्ट हो, उसके बाद पूरा नेटवर्क है आपका आपको छोड़ के गया, अब वो अगली जगह पे जाता है, उनको ना कहीं सारा फ़ायदा दे दे, तो आप उसके साथ एक लिमिट लगा सकते हो कि 2 साल तक, 3 साल तक, साल तक आप किसी और जगह पे भी जाके सेम बिजनेस नहीं कर सकते। और एग्जिस्टिंग वाला तो वैसे लॉजिकल है कि जब तक आप मेरे साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आप इस वक्त सेम टाइम पे किसी और के साथ पार्टनरशिप में सेम बिजनेस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये अलाउड है, ये बड़ी लॉजिकल सी एक रिस्ट्रेंट है। इसको वो कहता है मैं रिस्ट्रेंट नहीं समझता, इसको मैं एक्सेप्शन समझता हूँ। नीचे एक और पॉइंट लिख लें, ठीक है, वो क्या है, वो भी लिखें आप खुद। एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर, कंपनी मतलब जो एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी दी हुई है, बॉस है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ज्वाइनिंग एनी अदर बिजनेस, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ज्वाइनिंग एनी अदर बिजनेस। भाई जब तक आप मेरे एम्प्लॉई हो
आप किसी और बिजनेस में नहीं जा सकते, ठीक है, किसी और बंदे के एम्प्लॉय नहीं बन सकते। मैंने प्रोफेशन इख्तियार करने से आपको रोक दिया है, लेकिन कानून कहता है यार ये वैलिड है, आपके राज जाके बताएगा उधर। आगे बात समझ? चलो ओके जी, कोई मसला हो किसी तरह का तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, अब आगे आ गया आपका इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये बड़ा ही गौर से तहम्मुल से समझना है आपने, बड़े गौर से। पहले आए ज़रा बुक पे। वो कहते हैं एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली को ना ज़रा सर्कल मारे अच्छा सा, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, वो सर्कल उधर मार के बेचारा फंस गया, तो एब्सोल्युटली जो है उसको सर्कल करें। उसने कहा कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals। ट्राइब्यूनल का मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके केस की जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अगर टैक्स पढ़ लिया है या पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने कमिश्नर अपील पढ़ा होगा, ट्रिब्यूनल पढ़े होंगे, हाई कोर्ट पढ़ी होगी, वो सारा कुछ ही, ठीक है। तो इधर भी अदालतें, बेसिकली अदालत को ट्रिब्यूनल कहा जा रहा है। और which limits the time within which he may thus enforce his rights is void to that extent। to that extent के साथ फिर लिख लें कि भाई remaining contract is valid। बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट के तमाम शिक्के हैं वो वैलिड है, ये वाली शिक void है, सही है। अब जब शिक क्या वो कहना चाह रहे हैं, एब्सोल्युटली को कर लिया सर्कल। भाई वो आपको ये कहना चाह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी दूसरे को रोके या दोनों पार्टीज एक दूसरे को रोक लें कि भाईजान हम किसी भी ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे, हम किसी भी ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे चाहे नॉन कंप्लायंस हो जाए। मैंने आपको फॉर एग्जांपल हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने आपको घर सेल करना है, आपने मुझे 500 रुपया देना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन साथ ही हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि यार अगर हम दोनों में से कोई अपने वादे से पीछे भी हट गया तो हम केस नहीं करेंगे एक दूसरे पे। तो भाईजान मतलब क्या शुगल चल रहा है, इन्फोर्सिबिलिटी किधर गई? हमने तो कहा था एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में से आप इन्फोर्सिबिलिटी ही निकाल दो, लीगल प्रोसीडिंग ही करने से आपने रोक दिया अगले बंदे को, एक दूसरे को चाहे रोका चाहे सिर्फ एक पार्टी को रोका है, तो भाई ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। कानून कहता है कि नहीं नहीं भाई, लीगल प्रोसीडिंग का हक हर बंदे का। एब्सोल्युटली नहीं रोक सकते। एब्सोल्युटली का मतलब क्या, मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ही नहीं आपने कोई भी केस करना, ये वाली चीज़ गलत है। अभी आगे एक्सेप्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे रोकेगा तो सही, लेकिन मुकम्मल तौर पे एब्सोल्युटली नहीं रोकेगा। अच्छा, तो अगर आप एब्सोल्युटली रोक लें किसी को, या आप एक टाइम फिक्स कर दें कि यार इस टाइम के बाद नहीं आप मेरे पे केस कर सकते, तो ये भी बात क्या है, गलत है, ठीक है। मतलब है कि मैं अगर आपको कहूँ कि यार 1 साल तक तुम बस केस कर सकते हो, 1 साल के बाद नहीं कर सकते, ये भी वॉइड है। ना तो आप एब्सोल्युटली किसी को रोक सकते हो कि भाई किसी भी तरह का कोई केस नहीं हो सकता। आप लोगों को देखते होंगे रेंट एग्रीमेंट वगैरह जब हॉस्टल्स में जाते हैं, यही मेरे ख्याल में रेलेवेंट है आपके, तो आप वो जब वो रेंट एग्रीमेंट उर्दू में होता होगा, इंग्लिश में, उर्दू में भी होगा तो ना, तो उसमें एक उन्होंने लाइन लिखी होती, कानूनी चाराजोई का हक नहीं है, ठीक है। कि अगर पार्टीज़ के दरमियान कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कानूनी चाराजोई नहीं की जाए। ये वॉइड एब इशू है, ये वाली शिक, ये गलत है। ये चाहे लिखी हुई है फिर भी कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है, इसकी बिल्कुल ही कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर इसको लिख भी दें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो गया, सिर्फ ये वाली लाइन फारिग है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी भी आप जा केस कर सकते हैं, अभी भी अदालत आपको उसी तरह ही सुनेगी, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। बात आई समझ? अभी रिसेंटली ना एक वो दोस्त ने लेना था एक घर रेंट पे, तो उसके साथ वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो उसमें उन्होंने यही लिखी हुई लाइन। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि भाई ये वाली जो लाइन है ना, ये वॉइड एब इनिशियो, आपको पता है कि हम फिर भी केस कर सकते हो। बंदा घबरा गया, कहता यार ये वकील थे नहीं है। मैंने कहा नहीं, लॉयर नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि आप अगले बंदे को रोक रहे हो कि आप कानूनी चाह रहे थे, तो मकसद क्या है फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का? ये भी रहने दो। कॉन्ट्रैक्ट करने का तो यही है ना कि यार ज़रा चलो एक प्रॉपर फॉर्म में चीज़ें आ जाएं, अगर किसी का कोई मसला हो। मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या रह गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी आप 1 लाख रुपया मुझे रेंट देंगे, रेंट नहीं देता आपको, तो आप केस भी नहीं कर सकते, तो फिर की फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट करने का?
बात आई समझ। तो भाई इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एब्सोल्युटली, जिसमें कतई तौर पे आप कहते हैं कि आप किसी तरह कोई केस नहीं कर सकते, दैट इज़ वॉइड। या आप टाइम लिमिट लगा रहे हो कि इस टाइम लिमिट के बाद नहीं आप कर सकते, दैट इज़ वॉइड। ठीक है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सर वो टाइम बार डेट भी तो है एक, उसमें तो वो कानून कहता है 3 साल। देखो वो कानून कहता है, हाँ अगर आप ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लें कि भाई 3 साल में आप मेरे से कर्जा निकलवा सकते हो, बार में नहीं निकलवा सकते, ये तो ना भी लिखता तो हमें पता था, क्योंकि जो आपका लिमिटेशन एक्ट है वो कहता है कि 3 साल बाद फ्रॉम द ड्यू डेट द डेट बिकम्स अ टाइम बार डेट। उस बात को नहीं बीच में मिक्स करना, वो तो कानून पहले से ही आपको इजाज़त दे रहा है कि भाई 3 साल के बाद कोई केस नहीं हो सकता, कानून ही आपको रिस्ट्रेंट कर देता है। तो कानून तो जो मर्जी है, कानून का मूड होता है वो दिल कहता है कि आपको 6 महीने बार ही नहीं कर सकते, वो कानून अलग है, आप खुद से नहीं कानून बना सकते ना। ठीक है, आगे बात समझ भाई। इसकी एक्सेप्शन अभी देख लेते पहले एग्जांपल। अच्छा, अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी नन ऑफ देम विल गो टू द कोर्ट, कोई भी अदालत में नहीं जाएगा। तो भाईजान ये एब्सोल्युटली आपने मना कर दिया है, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब एन इशू। ठीक है। अच्छा, अब उसने ना कुछ एग्जांपल्स दी हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी हैं। एक्सेप्शंस को वो क्लियरली क्या लिख रहा है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस। वो कहते हैं यार एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि किसी भी तौर पर आप केस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैं 2 एग्जांपल्स देने लगा हूँ, बल्कि नीचे 2 और भी हैं, आर्बिट्रेशन वाली भी इसी में आती है। वो कहता है कि भाई ये जो हैं ये आपकी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन कंसिडर नहीं की जाती, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन कंसिडर नहीं की जाती। या इसको हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन हैं जी इस लॉ की, कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, आपकी 4 बन रही हैं। ठीक है, उस पहले नंबर पे क्या आ गया, एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टी एग्रीज नॉट टू फाइल एन अपील इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अपील का मतलब क्या है, अदालत के फैसले के खिलाफ हम अपील नहीं करेंगे। देखो अदालत जाने से तो नहीं ना मना कर रहा, क्या कर रहा है, अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपर नहीं जाएंगे। और लॉजिकली सही है, कानून कहता है यार हमें नहीं मसला इससे, क्योंकि कानून खुद कहता है कि यार अदालतों के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो। लोग क्या करते हैं, केस का फैसला है उनके खिलाफ, चलो जी फिर अपील फाइल कर दी। अच्छा, उधर से फैसला खिलाफ है, ऊपर अपील फाइल कर दी, उधर से है ऊपर अपील फाइल कर दी, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक चला गया। अगर किसी तरह केस सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ आ गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नज़रसानी अपील भी कर देते हैं, वो दोबारा से एक बार रिकन्सिडर कर लें, तो काम तो आपका सैकड़ों साल चल जाता है। आप लिटरली, एक केस था अभी, आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुनी हो कि वो कोई ज़मीन का तनाज़ा का पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले का केस था, वो अभी जाके पाकिस्तान में कोई 120-25 साल बाद जाके वो सेटल हुआ है। ठीक है, तो आप यही हरकतें हैं ना, कभी वकील साहब गायब हैं, कभी जज साहब गायब हैं, कभी अपील हो जाती है ऊपर 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 इस तरह। तो वो कहता है कि अगर आप बिल्कुल ही अदालत जाने से, अदालत या किसी भी ट्राइब्यूनल में जाने से रोक देंगे, दैट इज अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, दैट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग विच इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अगर आप एक मौका देंगे, चलो अदालत जाओ, हाँ इसके खिलाफ ऊपर नहीं जाएंगे, तो भाईजान ये आपका क्या है, एक्सेप्शन आपको है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक्सेप्शन क्या है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, एब्सोल्युटली तो नहीं ना आप मना कर रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टी सेलेक्ट वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन 2 कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट। भाई इक्वली कॉम्पिटेंट से मुराद है एक ही लेवल की 2 अदालतें हैं। सेशन कोर्ट है लाहौर की, सेशन कोर्ट कराची की है, सेशन कोर्ट मुल्तान की है, तीनों एक लेवल की हैं। ठीक है, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट होगी, सिंध हाई कोर्ट होगी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट होगी, KPK की पेशावर हाई कोर्ट होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, सारी एक ही लेवल की हैं। सुप्रीम कोर्ट तो होती है एक ना। तो वो कह रहा है कि अगर आपका आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखें कि यार हम सिर्फ इस सिटी के अंदर ये वाला केस करेंगे, ठीक है, इस अदालत के अंदर, तो आपने भाई एक सिलेक्ट कर ली कोर्ट, कोई मसला नहीं। आप कहेंगे यार लाहौर वाली अदालत में जाएंगे, हम सियालकोट वाली अदालत में जाएंगे, कहते हैं सही है, अदालत जा रहे हो ना। ये अब इसका लॉजिकल कनेक्शन क्या है, एक ना हमने देखा कि एक कंपनी थी बैटरी वाली, ये मैंने मतलब कि असल में वो देखी थी चीज़, तो उसने ना ऊपर लिखा हुआ था कि पता नहीं ओसाका थी या कौन सी बैटरी थी, खैर जो भी थी, उसने उन्होंने ना अपनी बैटरी पे लिखा हुआ था कि आप हमारे खिलाफ सिर्फ कराची की अदालत में कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अब उसके पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था, वो कहते हैं कि हम होते ही कराची में, अब आप हमें, हमारे कस्टमर पूरे पाकिस्तान के अंदर, कोई हमें पेशावर से डील कर रहा हो, इधर आ जाओ भाई कंज्यूमर कोर्ट में या अदालत में आ जाओ, आपको आप पे केस है, उधर आ गया कोई बलोचिस्तान में, पता लगे कोई मुल्तान में, कोई सखर में, कोई फैसलाबाद, कोई बदीन, कोई पेशावर, मतलब बहुत से हो सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, जिन्हें केस करना है इतने आ कर लो।
ठीक है, क्योंकि कानून इजाज़त देता है इस चीज़ की। कानून अलाउ करता है कि अगर आप डिफरेंट कोर्ट्स में से कोई एक कोर्ट डिसाइड कर लो कि यार इधर कर लो, क्योंकि कानून कहता है यार दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस या सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं कि आप ओपन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो कानून ने भाई आपको अलाउ किया हुआ है, अगर डिफरेंट कोर्स में से आप कोई एक सेलेक्ट करते हो तो भाई आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एग्जाम्पल 52, अदील कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बुक्स टू नईम इन केस ऑफ डिस्प्यूट दे डिसाइड दैट द मैटर शैल बी टेकन टू डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स। उसने कहा सिविल कोर्ट्स में चले जाएंगे हम एज पर लॉ, बट नो पार्टी शैल अपील अगेंस्ट द डिसीजन। उसने कहा कि भाई अपील नहीं करेंगे इसके खिलाफ, हम अपील करेंगे तो फिर चल सो चल है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड एग्रीमेंट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए मैंने आपको कहा एब्सोल्यूट को सर्कल कर लें, अभी भी नहीं किया तो जाके दोबारा कर लें। वो मेन बात है, मेन पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हुई है ना कि किसी तौर पे किसी अदालत में किसी बंदे के पास नहीं आप जा सकते, बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, तो वो कहता है कि ये वाली लाइन वॉइड है। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह अदालत के पास तो जा रहे हो या अभी नीचे पंचायत भी पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन, उधर भी जा रहे हो तो वो अलाउड है। ठीक है, अच्छा जी अगली एग्जांपल, आतिफ सेल स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम सियालकोट टू नईम इन लाहौर। सियालकोट से लाहौर भेजता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट दे मे सू इन सियालकोट कोर्ट और लाहौर कोर्ट। उन्होंने कहा या तो सियालकोट की अदालतों में हम कर लेंगे केस या लाहौर की, मतलब दोनों में से एक को में कर लेंगे। बोथ एग्री दैट दे विल सू इन लाहौर कोर्ट ओनली। उन्होंने दोनों ने एग्री कर लिया हम सिर्फ लाहौर की अदालत में करेंगे। तो भाई वैलिड है, अदालत जा रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है, इतने कि उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ठीक है जी, चलें ये हो गया। अच्छा अब ना एक्सेप्शंस दो और हैं ये मतलब ऊपर वाली को बेसिकली हम एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन है काइंड ऑफ, मतलब कि इफेक्टिवली एक्सेप्शन ही है कि इन दो चीज़ों के ऊपर नहीं लगता। लेकिन बेसिकली उसने बताया था कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये 2 पॉइंट नहीं होंगे, मतलब अगर ये 2 पॉइंट होंगे इसको मैं एब्सोल्यूट नहीं समझूंगा। ठीक है, अब प्योरली जो एक्सेप्शन है वो क्या है, जहाँ पे अदालत नहीं जाया जा रहा। ठीक है, एब्सोल्यूटली अदालत नहीं जाया जा रहा, आप कहीं और जा रहे हैं, वो क्या है, रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज। आर्बिट्रेशन में भाई आप चले गए हैं, आर्बिट्रेशन में आप चले गए हैं, तो ये क्या, आर्बिट्रेशन पंचायत को कहते हैं, सालिस जिसको है सालिस आर्बिट्रेटर, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 हमारा कि ये सालिस साहब आर्बिट्रेटर साहब का क्या काम क्या है, आर्बिट्रेशन होती किस तरह से है, और ये रिटन एग्रीमेंट होना लाजमी है। इससे रेलिवेंट एक बात याद है, हमने पीछे एक जगह पढ़ा था कि हर एग्रीमेंट का, हर कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना लाजमी नहीं है, ओरल, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस तीनों की एक ही वैल्यू है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको कानून स्पेसिफिकली कहता है कि भाईजान इनको रिटर्न करो, जैसे कि हमने कहा आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट, जैसे कि हमने कहा कंप्लीटेड गिफ्ट का एग्रीमेंट, जैसे हमने कहा नेचुरल लव का एग्रीमेंट, जैसे हमने कहा टाइम बाय डेट का एग्रीमेंट। बात याद है? तो भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खैर देखेंगे। तो उसने अब यहाँ पे कहा कि भाई 2 और मोर पर्सन मे एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज से मुराद है कि जो होगा अभी फ्यूचर में जो हो जाएगा, ठीक है, मे अराइज बिटवीन देम शैल बी रिफर टू आर्बिट्रेशन एंड दैट ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड से मुराद है कि जिस अमाउंट का फैसला किया गया। अवार्ड का मतलब यहाँ पे फैसला है, इसको लिख लो जिस तरह भी लिखना। अमाउंट अवॉर्डेड से मुराद क्या है कि जो सालिस है, जो पंचायत का हेड है, ठीक है, या जो तंजीम है, आमतौर पे मार्केट्स के अंदर ही होता है, वो कहते हैं यार अदालतों में नहीं जाना, अदालतों में जाएंगे पैसे भी लगेंगे, खुद भी जलील होंगे। ठीक, वो क्या करते हैं, उनका जो ताज तंजीम का हेड होता है उसके बाद चले जाते हैं इधर जितनी मार्केट्स है, शालमी है, आजम क्लॉथ मार्केट है, लिबर्टी है, फी सेंटर, मतलब जितने भी हैं, कराची के अंदर भी डिफरेंट जो हैं, वो क्या करते हैं भाई, हर सिटी के अंदर ना ताजर तंजीम होती है, वो उसके पास चले जाते हैं। तो कानून कहता है भाई हम तो बड़े खुश हैं, अदालतों के ऊपर पहले इतना बोझ, अदालतें हमारी 130वें नंबर के ऊपर ऐसे तो नहीं आई हुई, ठीक है, क्योंकि एक तो बोझ बड़ा ज़्यादा है, फिर बोझ को कम करने के लिए कुछ और बोझ अपने कब्र पे ले जाते हैं वो जज साहिबान और वकील साहिबान। तो भाई अगर आप बाहरी डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लें तो हमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप चाहोगे यार वो जो फैसला किया गया अमाउंट का वो नहीं अब रिकवर हो रही, तो उस फैसले के लिए आप अदालत ज़रूर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि फड्डा हो गया 2 लोगों के दरमियान कि चीज़ें 2 नंबर दे दी हैं, फलां फलां 2 दुकानदारों के दरमियान, लेट से वो चले गई ताजिर के पास, एक जो मेन उनका हेड था, प्रेसिडेंट साहब थे तंजीब के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास गया, उन्होंने फैसला कर दिया एक बंदे के हक़ में, हाँ यार तुमने चीज़ें ख़राब दी थी, चलो इसको ना
5 लाख रुपया तुम पे कर दो। कहना मैं केड़ा 5 लाख देवां, मैंने तो नहीं देना है। वो चला गया भाई, उसने कहा मैंने तो नहीं देने पैसे। अब वो जो दूसरा बंदा था वो फिर उस पैसों के खिलाफ उसने कहा नहीं, अदालत में गया, उसने कहा सर केस ना दोबारा सुने, केस का फैसला हो गया, आपने तो अलाउ किया हुआ है आर्बिट्रेशन, और मैं आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक ये करके आया हूँ। आर्बिट्रेशन एक्ट आपने, उसने कहा जी आपको कैसे पता कि आर्बिट्रेशन एक्ट भी है? तो आपने कहा सर ये आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से हमारी कॉन्ट्रैक्ट ये जो बिज़नेस लॉ की बुक है उसमें एंड पे दिया हुआ है, 1.5-2 पेज, उतने ही पेज मुझे चाहिए थे, तो आप देख लें, आप तो यार देख लें क्या उसके मुताबिक सही हुआ है कि नहीं, आपने अलाउ किया हुआ है। उसने कहा भैया अलाउ तो हमने खुद किया हुआ है, आर्बिट्रेशन हो जाए तो अच्छी बात है। चलें फिर वो 5 लाख रुपए देने हैं कि नहीं देने, इसका वो फैसला जो अदालत कर सकती है। बात आइए समझ, ठीक है, मतलब उसमें फिर भी जा सकते हैं। कहने का उनका पर्पज़ ये है कि भाई अगर आप आर्बिट्रेशन में चले गए, इसका ये मतलब नहीं कि आपने भी अदालत जाना ही नहीं है, अभी भी आप जा सकते हैं अगर फटा रिजॉल्व ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी में रिजॉल्व कर लें, आर्बिट्रेशन में अदालत नहीं जाते, तो ये आपकी इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं कंसिडर की जाती। क्यों? क्योंकि आपको हो गया ना फ़ायदा, आप चले तो गए, प्रोसीडिंग तो आपने कर ही ली है, चाहे अदालत में नहीं की, बाहर ही कर ली। तो भाई उसमें कहा 2 or more person may agree that any dispute which may arise between them shall be referred to arbitration and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so far a suit may, ये नीचे वो बात करा, a suit may still be brought by a party in the court for specific performance or recovery of the amount so awarded। अभी भी वो कहता है अदालत में जा सकता है कि यार इसको कहा था आर्बिट्रेशन के अंदर फैसला हुआ था, ये उसके ऊपर अमल नहीं करा, ये अमल करवाएं ज़रा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखें, नईम एंड सलीम while forming a contract agreed that in case of breach by any of them the matter shall be referred to any arbitrator mutually selected by them। उन्होंने कहा भी जो भी म्यूचुअली हम आपस में सेलेक्ट करेंगे वो ही फैसला करेगा। आर्बिट्रेटर का भी पहले से डिसाइड होना लाजमी नहीं है, वो आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में। दे ऑल्सो एग्री दैट ओनली द अमाउंट ऑफ डैमेजेस एज मे बी अवॉर्डेड बाय सच आर्बिट्रेटर शैल बी पेबल। उन्होंने कहा कि भाई जो आर्बिट्रेटर फैसला करेगा ना कि ये अमाउंट पे सिर्फ वही होगी और कुछ नहीं होगा, फिर फ़ायदा ही नहीं है ना कि अगर आपने कुछ और भी गेमें करनी है आपस में, तो फिर वो अदालत में जाने का, आर्बिट्रेटर के पास जाने का क्या फ़ायदा। तो भाई सच एग्रीमेंट इज़ वैलिड। आगे बात समझ, दूसरा पॉइंट, रिफर टू आर्बिट्रेशन क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, ठीक है, जो ऑलरेडी जिनके ऊपर केस, जो कि मतलब चीज़ें ऑलरेडी अदालत में चल रही हैं, ठीक है, उनको भी आप इधर लेके आ सकते हो। इसने लिखा अजीब सा हुआ है, दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, इसको आप ज़रा ना उर्दू में लिख लें, पहले इसके नीचे पढ़ लें। 2 or more person may agree in राइटिंग में टू रिफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन बिटवीन देम विच हैज़ ऑलरेडी अराइजन। कहने का पर्पज़ है अगर उर्दू में ये बात लिखें, क्योंकि अराइजन वाली बात नहीं ना समझ आनी, वो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई केस पहले से ही अदालत में चल रहा है और आप एक आपस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लेते हो कि यार उसको अदालत में नहीं करेंगे, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, आर्बिट्रेटर मुकर्रर करके कर लेंगे, तो ये भी वैलिड है। इसको इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं कहा जाएगा यार अदालत से लेकर चला गया इसको, ये अच्छा भला केस अदालत में चल रहा था, कैसे रोक दिया अदालत से। नहीं, आप जज साहब के पास जाएंगे, रिटर्न एग्रीमेंट दिखाएंगे कि जज साहब इतने तो तुम कुछ करना नहीं है, तो हम खुद ही जाग कर लेते हैं, ठीक है। जज भी खुश हो जाएगा कि चलो, अगर तो ईमानदार जज हुआ खुश हो जाएगा, चलो यार जान छुट्टी बेचारे की अदालतों के चक्कर से, वो आपको अलाउ कर देगा, कर सकता है, ऑब्वियसली ऑप्शन तो उसका है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्या आपको अलाउड है इस तरह का एग्रीमेंट करना। तो सर बिल्कुल अलाउड है। मेरा और आपका एक अदालत में केस चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिविल कोई हमारा डिस्प्यूट था, तो भी आपने फॉर एग्जाम्पल चीज़ें नहीं पूरी भेजी या पैसे लेकर भाग गए, वॉट एवर, तो अदालत के अंदर एक केस चल रहा है, दैट हैव ऑलरेडी अराइजन का मतलब कि ऐसा इशू जो पहले से चल रहा था, ठीक है। हमने देखा ये जज साहब तारीख पे तारीख और बस तारीख, सिर्फ तारीख, ठीक है, यही चल रहा है। तो हम वहाँ पे सनी देओल बन गया, हमने कहा कि जज साहब ऐसे तो नहीं हो सकता। और सनी देओल की वो दूसरी वाली भी हमने सुन ली वीडियो, हमने वो सुना दी, वहाँ पे हमने कहा कि जज साहब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, हमें फ़ैसला चाहिए। जज ने कहा यार फिर की चाहते हो, हमने कहा कि जज साहब इसको फारिग कराएं, हम अदालत के अंदर केस चलाना नहीं चाह रहे, हम ये रिटर्न एग्रीमेंट हम दोनों पार्टीज़ ने कर लिया है, हम बाहर जाकर रिजॉल्व कर लेंगे अपना मसला, हम किसी आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं। तो अदालत ने कहा चलो जी बिस्मिल्लाह करें, ठीक है जाएं। अच्छा, अगर हम अदालत से ये कहते हैं कि भाई हम दोनों ही आपस में कर लेंगे विदाउट एनी आर्बिट्रेटर, दैट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज दैट इज़ इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग खत्म होगी ना, कोई थर्ड पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी अब आपका फैसला नहीं कर रही, ठीक है, वो नहीं अलाउड ऐसा एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप कहेंगे हम आर्बिट्रेटर के पास चले जाते हैं, तो आर्बिट्रेटर के पास आप अदालत में से भी केस उठाकर लेकर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके जी, एग्जाम्पल देखें, नईम हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट करीम इन कोर्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। करीम कॉन्टैक्टेड नईम एंड रिक्वेस्ट, उसने उसको कॉल किया, तरला किया, यार दफ़ा कर यार किन चक्करों में पड़ गया, रोज़ हमको 2-2.5 हज़ार रुपये का
किराया लगा के आते हैं गाड़ियों पे और इधर आके आगे जज साहब होते नहीं हैं या वकील साहब नहीं आए होते, कभी तेरा नहीं आता कभी मेरा नहीं आता, दोनों आपस में मिलके हमें बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई नईम एग्रीड एंड बोथ ऑफ देम साइंड एंड सबमिटेड अ रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू कोर्ट। उन्होंने भाई एक रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया कि हम किसी बंदे के पास जा रहे हैं, भाई उससे फैसला करवाएंगे कि साड़ी जान छड़ो। जज साहब ने उसको देखा, उन्होंने कहा चलो जी जाओ, अल्लाह हाफिज़, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप जाके कर सकते हैं अपने तौर पे दोबारा। भाई समझ आ गई बात या नहीं आई? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी वैलिड हैं। तो ये दो एक्सेप्शंस थी इस केस की। कोई मसला हो किसी तरह का? ठीक है, चलें आगे आते। अनसर्टन अनसर्टन से मुराद है कि भाई एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन, जिनका मतलब ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। जिन फॉर एग्जांपल आप ये रेस्टोरेंट पे गए, उसने कहा कि खाना खाएं, मज़ा आ गया तो पैसे देना। अब मज़ा की है यार, पता नहीं आपको किन चीज़ों से मज़ा आता है, किस तरह से आता है, वो तो ऑब्वियसली नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता। तो मज़ा और कितना का आना है ये भी नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता। बात आई समझ? अनसर्टन है, पता नहीं क्या बात कर रहे हो, मीनिंग ही नहीं समझ आ रही बात की, ठीक है। दिस इज़ अनसर्टन। अच्छा, वो कहते रही द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, या जो कि, अच्छा, और कैपेबल के पीछे लिख ले, और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, कि या तो एग्रीमेंट का मतलब समझ नहीं आ रहा, अनसर्टन है, मतलब कि एग्रीमेंट का मतलब ही अनसर्टन है, या ऐसा एग्रीमेंट है कि यार वो सर्टन नहीं हो सकता, ठीक। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, कि वो सर्टन बन ही नहीं सकता। इस तरह का कोई अजीब सा एग्रीमेंट आपने कर दिया, उड़ के दिखाओ, ठीक है, तो सांस रोक के दिखाओ 50 मिनट, मतलब अजीब सी बात है ये। खैर इम्पॉसिबल में भी आ जाएगा, लेकिन अनसर्टन में इसमें समझ नहीं आ रही यार, करना ये बंदा क्या चाह रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या हैं? वॉइड होते हैं। एग्जांपल देखें, सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। उसने कहा 100 टन में आपको ऑयल के दूंगा। देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। देखें, ऑयल आपको पता है कि डिफरेंट तरह के ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल है, आपका आलमंड ऑयल है, सरसों का तेल होता है, और पता नहीं जैतून का होता है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से तेल है, ठीक है। अब उसने कहा जी मैं आपको 100 टन ऑफ ऑयल दूंगा। हाँ, अगर तो उसके बाद ऑयल होता ही एक किस्म का है, वो बेचता है सिर्फ एक चीज़, अगले को भी पता है, कंसेंसस एड आइटम है, दोनों को पता है कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर कंसेंसस एड आइटम नहीं है, दोनों पार्टी सेम पेज पे नहीं है, मैं कोई और ऑयल समझ रहा हूँ, वो कोई और ऑयल समझ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? वॉइड है अनसर्टेनिटी की वजह से। 57 दाऊद हु इज़ अ डीलर इन कोकोनट ऑयल, बेचता सिर्फ कोकोनट ऑयल है, एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल, ठीक है। उसने कहा कि मैं भाई आपको 100 टन दूंगा। द नेचर ऑफ दाउस ट्रेड अफोर्ड्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। पता लग रहा है ना, देखो एक दुकान पे है ही सिर्फ वो चीज़, ठीक है, तो वो वही देगा ऑब्वियसली, वो कोकोनट ऑयल ही देगा। तो सर्टन आपको लग रही है, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है ना, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है, मतलब समझ आ रही है। ऑल्दो उसने वर्ड नहीं यूज़ किया कि मैं कोकोनट ऑयल आपको दूंगा, लेकिन हमें पता है कि यार इसका मतलब क्या है, सही है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं इससे सर्टन हो सकता है शो। तो भाई ये क्या है? वैलिड है। देन सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रैनरी एट पेशावर, ठीक है। उसने कहा कि भाई हमारे आप ये समझ लें जितना भी अनाज पड़ा हुआ है डिफरेंट तरह का, वो सारे का सारा मैं आपको दे दूंगा। तो ये क्या है? ये वॉइड, पता नहीं कौन कौन सा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, उधर मकई पड़ी है, गंदम पड़े हैं, चावल पड़े हैं, क्या चीज़ पड़ी है तुम्हारे पास, आई डोंट नो। तो दिस इज़ अनसर्टन, ठीक है। हाँ, अब दोबारा से बात, अगर आप सिर्फ गंदम का कारोबार करते हैं और मैं आपको कहूँगा यार मेरे पास जितनी भी ग्रेन, जितना भी अनाज पड़ा हो सारा आपको दे दूँगा, मुझे पता है यार ये गंदम की बात कर रहा होगा, बात आ रही है समझ। अब इस तरह एक बंदा है अब आगे कुर्बानी आने वाली है, ठीक है, ईद उल अज़हा आने वाली है, तो एक शख्स ने कहा कि यार मेरे पास जितने भी जानवर हैं ना मैं वो तुम्हें बेच दूंगा, ठीक है। तो अब एक तो वैसे ही अनसर्टन है, पता नहीं जानवर हैं कितने, वो मुफ्त में थोड़ी देने हैं उसने, मुफ्त में देगा भी तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी तो वॉइड ही होता है, एक्सेप्ट दोज 4 एक्सेप्शंस। तो भाई अनसर्टन है, मुझे नहीं पता कितने वो देगा, ठीक है। अच्छा, अगर चलो मुझे पता भी होगा, इसके बाद उसने कहा यार मैं मेरे पास जितने भी जानवर हैं उनमें से 50 में तुम्हें दे दूंगा। अब मुझे नहीं पता यार 50 में बकरियां हैं या गाय है, भैंस है, क्या चीज़ है इसके पास, ऊँट है। लेकिन अगर ये होता है वो उसने सिर्फ ऊँट ही पाले होते हैं मिसाल के तौर पे, उसने कहा यार मैं आपको ना 2 ऊँट बेचूंगा, मैं आपको ना 2 जानवर बेच दूंगा, ठीक है। उसने ऊँट का वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन आई नो दैट ही हैज़ कैमल्स, इसका कैमल्स है। उसने कहा 2 जानवर बेचूंगा, इसका मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन तो है ना, वर्ड्स का मतलब तो मुझे समझ आ रहा है, तो भाई वो अलाउड होगा, ठीक है। आगे बात समझ। चलें, वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर आए ज़रा।
वेजरिंग या फिर कल ना पढ़ लें, वेजरिंग कल पढ़ के इसकी प्रैक्टिस भी करके फड़का देंगे इंशाल्लाह। आज का भाई फिर ये था, देखें ये जो एग्रीमेंट से ऊपर वाले, इसका उसने दोबारा नहीं आपको बताया, अनसर्टेन का उसने बता दिया, लेकिन वो इलीगल का उसे पता है कि भाई इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड ही होते हैं। अच्छा, क्योंकि वेजरिंग इलीगल भी है, ये वाला इलीगल भी है और अनसर्टन भी है, दो वजह से वॉइड होता है जो हम कल पढ़ेंगे। तो इलीगल के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं वो हम इसमें पढ़ लेंगे। ज़ाहिर है ये इलीगल है तो इसके ऊपर भी जो जो चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी कानूनी तौर पे वो इलीगल के ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। इम्पॉसिबल तो हमने पढ़ लिया, जो एक्ट हो ही नहीं सकता, सही है, वो क्या है आपका वॉइड एग्रीमेंट है। देन आपका ये भी हमने देख लिए। तो भाई ये आपका बुनियादी था, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लेना है। टेस्ट लाजमी दिया करें सर, कल भी आपका नहीं, आपका तो मंडे को है, ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।